हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज अरीना। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स, जो कि F.W. टेलर ने दिए थे। टेलर जो थे हमारे ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करा जाए इसके ऊपर उन्होंने अपनी रिसर्च में लगाया था। F.W. टेलर को हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। 1911 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस बुक के अंदर टेलर ने अपनी सारी रिसर्च के आउटकम को बताया था। टेलर समड अप हिज एफिशिएंसी टेक्निक्स इन हिज बुक। ये बुक का नाम याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेलरिज्म आर ऑफन ट्रीटेड एज सिनोनिम्स। कभी कभी क्वेश्चंस में हम लोग का साइंटिफिक मैनेजमेंट की जगह पे टेलरिज्म यूज करते हैं वर्ड, लेकिन दोनों ही वर्ड आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है और कुछ नहीं है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये फोकस करती है हर इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को बढ़ाने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस थ्योरी का जो मेजर फोकस है वो ये है कि एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन बींग्स आर जस्ट कंसिडर्ड एज एडजंक्ट्स टू मशीन्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन टास्क। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग जो है वो बस मशीन से अटैच्ड एक तरह का टूल है जो मशीन्स को परफॉर्म करते हैं। तो सारा का सारा फोकस जो है ना इनका रहा कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और अपने वर्क मेथड्स को कैसे स्टैंडर्डाइज करा जाए। The scientific management theory basically encompasses the work performed on the production floor because of its repetitive nature. टेलर ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि जो प्रोडक्शन लेवल फ्लोर के ऊपर जो वर्क होता है वो रेपिटेटिव नेचर का होता है और इसके अंदर क्रिएटिविटी को अगर हम लोग इंकलकेट कर पाएंगे, क्रिएटिविटी को हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो हम लोग अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इस थ्योरी ने जो है ना प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर जो वर्क होता है इसके ऊपर फोकस किया था और जो लोग इस वर्क को परफॉर्म करते हैं उन लोगों के ऊपर। Therefore, more attention is required to be imposed on the standardization of working method. तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए टेलर ने जो है ना 5 तरीके के प्रिंसिपल्स दिए जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपके स्क्रीन के सामने ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। आप लोग को तो पहले ये नाम याद कर लेने होंगे। पहला है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटर एफिशिएंसी। तो चलिए इंडिविजुअली हर प्रिंसिपल को हम लोग डीपली पढ़ते हैं। पहला आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दिस रूल फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क, नॉट विद द रूल ऑफ थंब मेथड। रूल ऑफ थंब मेथड का मतलब ये है कि जैसे कि ट्रेडिशनल तरीके से जो काम करते हुए आ रहे हैं आप, अब आप लोग को वैसे काम नहीं करना है। आप लोग को साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स का यूज़ करना है अपने वर्क करने के मेथड को इम्प्रूव करने के लिए। तो मेथड्स में साइंस को अप्लाई करने को बोला गया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हेयर रूल ऑफ थंब मीन्स टेकिंग डिसीजंस विद पर्सनल जजमेंट। मतलब आप ट्रेडिशनली जैसे अभी तक आप क्वेश्चन अपने मेथड जो करते आ रहे थे उसके अंदर जो मैनेजर जो जजमेंट होता था मैनेजर का उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ट्रेडिशनल तरीके से जो काम करता आ रहा है अब उसको रोकना है। अब हम लोगों को साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई करना है अपने वर्किंग मेथड्स के अंदर। दिस विल सेव टाइम एंड ऑल्सो ह्यूमन एनर्जी। ये आपका टाइम को ही बचाएगा और ह्यूमन एनर्जी को भी बचाएगा। सेकेंड आता है मेरा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर indicated that Taylor indicated and believed that the relationship between the workers and management should be cordial and complete harmony. इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कॉर्डियल होना चाहिए और फुल ऑफ हार्मोनी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बात सजेस्ट करी कि अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कॉर्डियल और हार्मोनी नहीं पाई जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को ही इसका नुकसान होगा और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में इसका इफेक्ट पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन द टू विल नेवर बी बेनिफिशियल टू आइदर साइड। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स इंपॉर्टेंस। तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, एक दूसरे को आपस में हेल्प करनी चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन हमारे एटीट्यूड की बात करता है, मैनेजर्स एंड वर्कर्स के एटीट्यूड की बात करती है।
दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। ये फोकस कर रहा है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के लिए जो एटीट्यूड बना के रखा है, इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। बोथ शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर एंड वर्क विद फुल पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। देखा गया था कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, इसके अंदर जो मैनेजमेंट और वर्कर्स थे, ये दोनों एक दूसरे को समझते नहीं थे और अपने अकॉर्डिंग वर्क करते थे। लोग जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो मैनेजर्स को नहीं समझना चाहते थे, मैनेजर्स एम्प्लॉय को समझना चाहते थे। लोग समझते थे कि ये दो लोग एक दूसरे के ऊपर वर्क अपना शिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बर्डन डाल रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलेगा तो फिर एफिशिएंसी में हमारी इम्प्रूव नहीं हो सकती है। सो बोथ शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझना है और फुल पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन के साथ में काम करना है। द एम ऑफ बोथ शुड बी टू इम्प्रूव एंड बूस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्योंकि दोनों जब साथ में काम करेंगे, इससे क्या होगा कि कंपनी का प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आपका इम्प्रूव होगा और वर्क जो है एक स्मूथ फ्लो में चलेगा। Mental revolution demands a complete change in the outlook of both the workers and management. Both should have a sense of togetherness. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंटल रिवोल्यूशन जो है वो शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड की बात करता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों ही एक दूसरे के लिए जो एटीट्यूड बना के रखें, इसमें चेंजेस लेके आएँ और एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस को डेवलप करें। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो बात कर रहा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की। इट इज सिमिलर टू हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये कुछ हमारा जो प्रिंसिपल है, ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, ये उससे मिलता जुलता है। एंड बिलीव्स इन म्यूचुअल कोलैबोरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। ये कोलैबोरेशन की बात करता है वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर्स को जो है ना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट लेके नहीं चलना है, उनको जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना है। कोऑपरेशन के साथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड हैव म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस एंड अ सेंस ऑफ गुडविल। द मेन पर्पस इज टू सब्स्टिट्यूट इंटरनल कॉम्पिटिशन विद कोऑपरेशन। क्योंकि अगर वैसे कि वर्कर्स के बीच में आपस में ही कंपटीशन क्रिएट हो जाता है कि अगर मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हूं तो वे लोग जलने लगते हैं, जेलसी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि एम्प्लॉयर्स को आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करना है। हमें जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आएगा। सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ ले जाना। तो ये कह रहा है सब लोग मिलजुल कोऑपरेशन के साथ काम करना आएगा। इंडिविजुअलिज्म की जगह नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। द effectiveness ऑफ अ कंपनी also relies on the abilities and skills of its employees। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी की जो एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस है, वो डिपेंड होती है कि वहाँ की एम्प्लॉयज़ कितने कैपेबल हैं, वो कितने स्किल्सफुल हैं। Thus, implementing training, learning best practices and technology is the scientific approach। साइंटिफिक अप्रोच को यहाँ पे डिफाइन करा गया है कि आप ट्रेनिंग, लर्निंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वर्किंग मेथड में, तो उसको एक साइंटिफिक अप्रोच बोला गया है। टू ब्रश अप द एम्प्लॉय स्किल्स। एम्प्लॉय के स्किल्स को डेवलप करने के लिए और ब्रश अप करने के लिए कहा गया कि आपको एक सुइटेबल ट्रेनिंग और लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जिससे ये होगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ के जो स्किल्स हैं वो और अच्छे से डेवलप हो पाएंगे और वो कंपनी के लिए एक अच्छा कहा जाए कि कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। To assure that the training is given to the right employee, the right steps should be taken at the time of selection। कह रहे हैं कि अगर आप हर पर्सन की एफिशिएंसी को उसके ग्रेटेस्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको सिलेक्शन के टाइम पर ही आपको चीज़ डिसाइड कर लेनी है कि मुझे क्या, मैं जो बंदे को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्या ये सूटेबल कैंडिडेट है। और उसके बाद जब सिलेक्शन के बाद जो आपको ट्रेनिंग देनी है, तो आपको सही बंदे को सही तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एंड रिक्रूटिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन द साइंटिफिक सिलेक्शन। कह रहे हैं जो कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट होगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे नहीं करना है। वहाँ पर आपको जो रिक्रूटमेंट करना है वो एम्प्लॉय की स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़ को जज करने के बाद ही सिलेक्शन करना है, जिसको हम लोग साइंटिफिक सिलेक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स थे। तो चलिए इन प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए नेट के एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसी में से ये क्वेश्चन है जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन, बट ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्शन बी फ्लूइड वर्किंग रिलेशनशिप्स, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब।
आई होप कि आप लोग को आंसर मिल गया होगा। आपको अगर प्रिंसिपल 1 याद होगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो वो बता रहा था कि हमें अपने साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक टेक्निक्स को अपने काम में अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ सके। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन डी है वो कंपैटिबल बेटर आएगा मेरा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब प्रिंसिपल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब। सेकंड क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन की थोड़ी हाई है। साइंटिफिक मैनेजमेंट पुट्स द फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जैसा कि हमने आपको पढ़ा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसका फोकस रहता है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। जॉब्स आर स्पेशलाइज्ड एंड न्यू एम्प्लॉयज कैन बी ट्रेन्ड क्विकली। जॉब्स अब स्पेशलाइज्ड हैं और नए एम्प्लॉयज को आप आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। दिस अप्रोच इज स्टिल इन यूज टुडे। ये अप्रोच आज भी जो है वो यूज में है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेटजी एंड स्टिफ कॉम्पिटिशन रिक्वायर दिस अप्रोच। अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच को अडॉप्ट करा गया है। यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है बार्सिलोना वाइन बार्स, अ हाई एंड वाइन एंड टैप्स रेस्टोरेंट। ये एक बार के बारे में बता रहे हैं, क्या ये जो बार्स हैं बार्सिलोना वाइन बार, क्या ये इस अप्रोच को अडॉप्ट करता है। मैकडोनल्ड्स फेमस फॉर लो प्राइस एंड फास्ट फूड डिलीवरी। मैकडोनल्ड्स फेमस है अपने लो प्राइसेस और फास्ट फूड डिलीवरी के लिए, क्या ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच को अडॉप्ट कर रहा है। क्लाइव्स रेस्टोरेंट, जो कि एक रेस्टोरेंट है, अ चेन, born from a sincere belief that great dining begins with fresh ingredients, friendly people and unforgettable atmosphere। ये भी एक रेस्टोरेंट को बता रहा है। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आप लोग को थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है। हो सकता है कि आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में जो रेस्टोरेंट है इनके नाम भी आपने ना सुने हो, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप मैकडोनल्ड्स के बारे में सोचेंगे तो मैकडोनल्ड जो है ना लो प्राइसेस पे फास्ट फूड डिलीवरी दे रहा है, मतलब उसका क्वालिटी भी अच्छा है, प्राइसेस भी लो हैं और उसकी डिलीवरी भी फास्ट है। तो ये कहा जाए कि एक साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई कर रहा है, क्योंकि जो अपने टेक्निक्स यूज़ करता है अपने बिजनेस के अंदर वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। वो साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी टेक्निक को अपने बिजनेस के अंदर अडॉप्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैकडोनल्ड्स फेमस फॉर लो प्राइस एंड फास्ट फूड डिलीवरी। सो थैंक यू। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये पार्ट 1 था हमारा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे वो कौन से मेथड्स एंड टेक्निक हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने बताए हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।